प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है, इस कारण से हम कक्षा में उपस्थित होकर के एक दूसरे को पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन मैं इसके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा, जिससे आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक विज्ञान का आपका कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। इसके लिए आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले मैं अध्याय 1 का आपका अध्यापन कराऊंगा, जिसमें सबसे पहले पाठ में भारत के संसाधन यानी भारत के संसाधन से तात्पर्य हमारा ये है कि हमारे देश में जो संसाधन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस पर आधारित है। अब इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन से आशय क्या है, महत्व और उसके प्रकार। इसके साथ साथ फिर हम मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण भी पढ़ेंगे। क्रमशः इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो का भाग बना करके मैं आपके पास प्रेषित करता रहूँगा। सबसे पहले तो हमें बच्चों जान लेना चाहिए कि संसाधन से मतलब क्या है, आशय क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये है बच्चे, हमें सभी को समझना चाहिए कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, अर्थात मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसकी किसी भी कठिनाई का निवारण करने के लिए हम जिन वस्तुओं का, पदार्थों का या चीज़ों का जो उपयोग करते हैं उसी को ही हम संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में मान लीजिए कोई वस्तु तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, चाहे कोई भी काम सरल ढंग से करना हो, चाहे जीवन यापन के लिए हो। जैसे कि मान लीजिए कि जल एक संसाधन है, क्योंकि इसमें मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। अब खेतों में फसलों की सिंचाई भी होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने तथा विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को सरल ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अर्थात संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाता है। आदिकाल में जब देखते हैं तो मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक से प्रकृति के कार्यों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक प्रयोग किया और आज संसार के वे देश अधिक उन्नत और संपन्न भी माने जाते हैं जिनके पास की अधिक संसाधन है। संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। अगर मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक नहीं है तो वो वस्तु किसी भी हालत में संसाधन नहीं बन सकता। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के भी हाथ में। मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रकार से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल व तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। अब जैसे कि आपकी मिट्टी, ये भी संसाधन है। पहले मनुष्य इतनी ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता था और तब वो जो अपने आप उगे हुए पौधे, पेड़ बन जाते थे, उसमें फल लगते थे तो उनका वो सेवन करता था। तो मृदा एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन हुआ करती थी। लेकिन अब खेती होने लगी, खेती के लिए मिट्टी को तरह तरह से संसाधनों का उपयोग करके उसको हम उर्वरा बनाते हैं और उसमें बहुत उन्नत किस्म के जो फसल है उत्पादन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से पानी को भी विभिन्न प्रकार से लोग उपयोग करने लगे हैं। पहले से सादा पानी पीते थे, अब तो पानी में आप देख ही रहे हो, पानी को हम आरओ के द्वारा भी पी रहे हैं, बर्फ़ बना के उसको यूज कर रहे हैं
तरह तरह से कह सकते हैं कि जितने प्रकार से भी हम अपनी बुद्धि और कौशल के माध्यम से उसको परिवर्तित करें उसी प्रकार से। इसी प्रकार से हम वन से भी कई चीज़ें लाते हैं, लकड़ियाँ हैं, और वन्य प्राणी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है मदद करते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं आपके सामने एक चक्र बना है, चक्र में बीच में लिखा है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन, अब आप एक बात समझिए कि प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है, ये संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्मित जो संसाधन होते हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं संसाधन दो प्रकार से होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये दूसरा मानव द्वारा निर्मित संसाधन। क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को मनुष्य अपने कौशल के द्वारा उनको अपनी उपयोग हो तो बना लेता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे ज़मीन में ही तो लोहा है, तरह तरह के लोहे वगैरह जब उसने लोहे के तरह तरह की चीज़ें बनाई तो अपने उपयोग में लाया। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि आदमी के हर आवश्यकता में आने वाली चीज़ें सभी मनुष्य ने बनाई है, जैसे कि कपड़े हैं, जूते हैं, लिखने के लिए आपके लिए पुस्तकें हैं, पेन है, पेंसिल है, सब ये मनुष्य ने बनाई है। तो जो मनुष्य बनाया है उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसाधन दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हैं मानव निर्मित संसाधन। इस बात का याद रखना, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं साधारणतः संसाधन प्राकृतिक। अब मेघनाल के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी है। अब समझिए, सीधी सी बात है इसलिए कि प्रकृति के द्वारा जो प्रयोग दिए गए मनुष्य को, यानी प्रकृति जो प्रदान कर रही है और मनुष्य के लिए वो उपयोगी है, वो प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन को बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है जिसको कहते हैं मानव संसाधन मंत्रालय भी बनाया गया था। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल, स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है और इसके लिए क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, फिर वो दूसरों को शिक्षित करता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य भी एक शिक्षित जो मनुष्य होता है वो भी संसाधन है। कुशल बनाते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए वो अपने कुशलतापूर्वक जिससे उस कार्य को कर सके। एक आदमी जैसे उसमें किसी चीज़ को कुशलतापूर्वक बनाए तो अपने गुण जो है दूसरे को भी सिखा दिया। धीरे धीरे हमारे कोर्सों में भी आ गया ऐसे कुशलताओं को। स्वस्थ, अब किसी ने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली होगी शुरू में कि कैसे मनुष्य स्वस्थ होता है, बहुत अध्ययन किया होगा। उसके बाद उसने अपनी जानकारी को दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को। इस प्रकार से जानकारी को लिपिबद्ध किया गया और वो लिपिबद्ध की जानकारी को अब तो कोर्स चलने लगे, बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, जिसको हम डॉक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कि मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर, पुनर्पूर्ति, वितरण एवं प्रयोग के आधार पर हम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से निम्नानुसार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अब स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं तो देख सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। तो व्यक्तिगत यानी किसी व्यक्ति की संपत्ति अथवा दक्षता आदि। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी राष्ट्र की संपदा, जैसे सैन्य शक्ति, नागरिकों के देशभक्ति आदि। इसी प्रकार से वैश्विक संसाधन क्या होते हैं कि मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के संसार की भौतिक और अभौतिक सभी वस्तुएं वो वैश्विक संसाधन कहलाती हैं। अब ये दूसरे प्रकार का जो है संसाधन वो है पुनःपूर्ति के आधार पर। तो पुनःपूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे कि खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखा जाता है। इसी प्रकार से पुनः आपूर्तिहीन संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद वो दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते, है ना। तो इस प्रकार जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है। अब बारंबार प्रयोग करने वाले संसाधन, अब आप जैसा कि लिखा हुआ है कि बारंबार अर्थात एक बार होने के बाद भी आवश्यकता होने पर संशोधन के साथ साथ उसको कई बार भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे धात्विक संसाधन, जैसे लोहा है, लोहे का अगर हमने एक बार कोई चीज़ बनाया, उपयोग होने के बाद उसको हम तोड़ मरोड़ कर दूसरे चीज़ में ढाल लेते हैं। तांबा है, सोना है, कई चीज़ें हैं। इसी प्रकार से सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर,
ऊर्जा, जल इत्यादि जो नष्ट नहीं हो रहे हैं। पर एक बात और बच्चों ध्यान रखना, जल धीरे धीरे हमारा जो भूमि जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं कम हो रहा है ना। अब एक बात और भी ध्यान रखें, पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन हो गए। अब हमारे पास वितरण के आधार पर संसाधन, वितरण के आधार पर संसाधन में होता है सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन और विरल सुलभ संसाधन और एकल संसाधन। अब ध्यान रखें, सर्वसुलभ संसाधन जो संसाधन सभी जगहों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे वायु है, पानी भी है ना। अब दूसरा जैसे सामान्य सुलभ संसाधन, वे संसाधन अधिकतर स्थानों पर होते हैं, जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। और विरल संसाधन जो संसाधन सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है, जैसे कि कोयला, सोना, यूरेनियम, इसी प्रकार बहुत सारे धातु। और एकल संसाधन जो संसाधन संसार में एक या दो स्थानों पर ही उपलब्ध है, जैसे कि क्रोमोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में ही मिलती है। अब हम संसाधन को प्रयोग के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जैसे अप्रयुक्त संसाधन और अप्रयोजनशील संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। तो ध्यान रखें, अप्रयुक्त संसाधन का तात्पर्य उनसे है संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कह सकते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उसका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता। अप्रयोजनहीन संसाधन जैसे होता है वर्तमान उपलब्ध तकनीकी के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन, अब जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीकी या योजना के अभाव में अभी तक उपयोग नहीं हो पा रहा है, किंतु भविष्य में उपयोग की संभावना बनी हुई है, ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे नदियों का बहना, जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम में आ सकता है, बांध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन हो सकता है। इसी प्रकार से अब हम जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं। अब कुछ गुप्त संसाधन है, जैसे जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति है तो आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन बनते हैं। जैसे जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व प्रयोग मनुष्य को ज्ञात नहीं थे तब तक यह गुप्त संसाधन की श्रेणी में ही था। अब इस अध्याय में हम मिट्टी, जल, वन और वन्य प्राणी के संसाधन के रूप में भी अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले मिट्टी और मिट्टी की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण ध्यान रखेंगे। तो मिट्टी किसान की अमूल्य संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार भी मिट्टी है। अब सोचो, मिट्टी न हो, मिट्टी का उपयोग से हम खेती करते हैं। अब मिट्टी में तो बहुत सारे उपयोग हैं। अब आप लोग सभी जानते हो कि मिट्टी का अगर न हो तो हमारी कोई हस्ती नहीं है ना। हम खुद ही मिट्टी के बने हुए एक प्रकार से कहते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर, है ना। छित यानी कि हमारे मिट्टी से। तो अब ध्यान रखें, अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। यह मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार के जो है वनस्पतियाँ, घास, तरह तरह के जो है पौधे उग जाते हैं अपने आप। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही तो हमें प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, ये भी तो मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं। जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और फिर हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते हैं और वह वनस्पति भी मिट्टी पर ही तो उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वनोद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विलकॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। तो हम कह सकते हैं मृदा का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। तो ध्यान रखें, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसकी 2.5 सेंटीमीटर की पतली
परत के निर्माण में करीब 1000 वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच करीब। तो 1 इंच मिट्टी जो बनती है वो कम से कम 1000 वर्षों से अधिक समय में बनती है। तो मिट्टी निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं होती हैं। मृदा के निर्माण के सहयोग देने वाले अनेक कारक हैं, जैसे मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चावच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं जिनसे शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं और इनके अवशेष। तो आप ध्यान रखें, मृदा परिच्छेदिका क्या है, प्रश्न भी कभी कभी आता है। तो पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेदन कटान में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी रहती है। तो मृदा की परतों के विन्यास को हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। हम छेद करते हैं अगर नीचे तक, तो हम देखते हैं कि उनमें परतें दिखाई देती हैं। तो ऊपरी परत जो होती है, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, है ना। तो ऊपरी परत होती है। ऊपरी परत क्यों होते हैं? तो मृदा की ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, साधारण पौधे होते हैं, है ना। इसके बाद संस्तर स्थित जिसको कहते हैं मृदा का जो का भाग से दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा उपमृदा, अपक्षयित शैल पदार्थ है, जैसे बालू, गाद, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें संस्थार स्थित होते हैं, उपमृदा उसको बोलते हैं। फिर इसी प्रकार से तीसरी जो परत है, स्तर है, अपेक्षित शैल पदार्थ होते हैं, जो कि संस्तर स्थित कहलाती है, अपक्षयित शैल कहलाती है। और इसके बाद आता है आधारी शैल, जो अपक्षरित नहीं हुए हैं, अर्थात जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं, तो संस्तर स्थित कहलाती है, जिसको आधार शैल भी हम कह सकते हैं। तो हम समझ गए ना, इस चित्र के आधार पर ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ, व चौथी परत को हम कहते हैं मूल चट्टाने, है ना। मूल चट्टाने होते जो पूरी तरह से अपक्षयित नहीं हो पाए हैं। तो इस प्रकार से ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है ना। तो सबसे ऊपर ह्यूमस तथा उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें कि हम चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टान पदार्थ और चौथी मूल चट्टान पदार्थ होते हैं। तो ह्यूमस के बारे में आप जो बात होती है, तो ह्यूमस क्या होती है कि मिट्टी के साथ साथ तरह तरह के जो पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, तरह तरह के जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, सब मिला करके मिट्टी में जो बनती है, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ही तो उपजाऊ मिट्टी का प्रकार है। यानी हम कह सकते हैं कि मिट्टी का वो स्वरूप जो कि उपजाऊ होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़ गल करके तथा जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, और वो उपजाऊ होती है, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। तो मृदा के प्रकार व वितरण, अब मृदा के प्रकार व वितरण हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों।